ज़कात। हम सब जानते हैं कि ज़कात फ़र्ज़ है, लेकिन किस पर फ़र्ज़ है, कितनी फ़र्ज़ है, कब फ़र्ज़ है और क्यों फ़र्ज़ है? और लोगों के कॉमन सवाल के या सेविंग पे ज़कात आती है, क्या सैलरी पे ज़कात आती है, क्या रेंट पे ज़कात है, क्या गोल्ड पे ज़कात है, सिल्वर पे ज़कात है, बीवी के गहनों पे ज़कात है? अगर है तो कौन देगा? कैश नहीं हो तो क्या करें? आज के वीडियो में हम ज़कात की कंप्लीट गाइड को समझेंगे कि ज़कात है क्या और अल्लाह ताला ने इसे क्यों फ़र्ज़ किया, और जब फ़र्ज़ किया है तो इसे कैसे अदा किया जाए और किन लोगों पर अदा किया जाए। नहीं अदा करने पर अल्लाह ताला क्या सज़ा देने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस्लामिक जितने भी अरकान्स हैं, हम उसके वीडियोस देखते हैं उसे सीखने के लिए, उसे करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए। जैसे कि नमाज हो गए, हम नमाज के वीडियोस देखते हैं नमाज को सीखने के लिए। हज के वीडियोस देखते हैं कि हज कैसे किया जाए, उसे अदा करने के लिए हम उसे देखते हैं। लेकिन ज़कात एक ऐसा अरकान है जिसे हम ना अदा करने के लिए वीडियो देखते हैं कि हम इससे कैसे बच सकें, इसी वजह से हम वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा, सबसे पहले अपनी नीयत को साफ़ कर ले कि हमें ज़कात देनी है। अगर हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है, इतना हमारे पास में पैसा है, अल्लाह ताला ने हमें मालदार बनाया है, तो हम ज़कात देने की नीयत से इस वीडियो को देखेंगे और सीखेंगे। अगर ज़कात की अहमियत के बारे में बात करें तो ज़कात फ़र्ज़ है। कुरान में 32 मरतबा यानी कि 32 मरतबा इसका ज़िक्र आया है, और हदीस में भी इसे 5 अरकान के अंदर बताया गया है। हज के लिए हम कैसे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हज नसीब फरमा दे। हमारे पास पैसे नहीं होते तब भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हज नसीब फरमा। वैसे ही हमें ज़कात के लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें ज़कात देने वाला बना। और हमारा हाल तो ये है कि हमारे पास ज़कात फ़र्ज़ है, उसके बावजूद हम ढूंढते हैं कि ज़कात से कैसे बच जाए। गोया कि आप ज़कात को दूसरे फ़र्ज़ से कम समझते हैं या फिर उससे बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके अंदर पैसे का मामला होता है। अब तो ज़कात के फ़र्ज़ की बहुत सारी आयत है, मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊँगा। आपने सुना ही होगा, अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का। वैसे ही ज़कात न देने वाले के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ज़कात न दे, तो उसका माल क़यामत के दिन सांप की शक्ल के अंदर आएगा और वो उसे ढसेगा। ज़कात देने के इस्लामिक फ़ायदे क्या है? ज़कात देने के इस्लामिक फ़ायदे ये है कि ज़कात आपके माल को प्योर करता है। आपके माल को ख़त्म नहीं करता, बल्कि आपके माल की हिफाज़त करता है, और ये पूरी कम्युनिटी का ख़्याल रख के कम्युनिटी को गरीबी से निकालता है। ज़्यादातर मैं यहाँ पर ज़कात की फ़जीलत और इसकी वईद नहीं बयान करूँगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। मैं आपको जो मेन मकसद बताने वाला हूँ कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, कितनी फ़र्ज़ है, और जो आपके कॉमन सवालात हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ज़कात और टैक्स ये दोनों अलग-अलग चीज़ है। अल्लाह ताला हमसे टैक्स नहीं माँग रहा है। अल्लाह ताला हमसे ज़कात देने के लिए कह रहा है, और ये ज़कात अल्लाह ताला खुद अपने लिए नहीं माँग रहा, बल्कि गरीबों के अंदर तक़सीम करने के लिए कह रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको मैं मिसाल दूँगा टैक्स के ज़रिए से, ताकि आप जो दुनिया के अंदर टैक्स देखते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ज़कात अदा की जाती है। सबसे पहला सवाल कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? तो इस्लाम कहता है ज़कात मालदारों के ऊपर फ़र्ज़ है। गरीब के ऊपर ज़कात नहीं है, बल्कि मालदारों के ऊपर है। अब मालदार कौन है? हर एक अपने आप को गरीब समझता है ज़कात से बचने के लिए। तो मालदार कौन है, ये कौन डिसाइड करेगा? आप मुसलमान हैं तो मालदार होने का फ़ैसला कौन करेगा? इस्लाम करेगा, शरीयत करेगी। शरीयत ने एक रूल बता दिया कि इतनी रकम अगर किसी के पास में होगी और साल भर तक की रहेगी उसके पास में, तो वो मालदार होगा। अब मालदार होने का शरीयत ने एक क्राइटेरिया बताया है कि अगर आप इस तक के पहुंच जाओगे तो आप मालदार कहलाओगे। इसी को अरबी लैंग्वेज के अंदर निसाब कहते हैं, यानी कि अगर आप निसाब तक के पहुंच जाओगे, आपके पास निसाब जितना पैसा आ जाएगा, तो आप मालदार कहलाओगे। अब निसाब क्या है, शरीयत का क्राइटेरिया क्या है, उसी को हम यहाँ पर जानेंगे। अब इंसान मालदार होता है 4 चीज़ों से: सोना, चांदी, कैश और तिजारत का यानी कि बिजनेस का माल। सोने का निसाब क्या है? सोने का निसाब है 7.5 तोला यानी कि 85 ग्राम सोना। अगर किसी के पास में हो तो वो शरीयत उसको मालदार कहती है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि सोने का निसाब जब ही देखा जाता है जबकि इंसान के पास में खाली सोना हो, उसके साथ में कोई भी कैश ना हो, 1 रुपया भी कैश ना हो, तब जाके सोने का निसाब देखा जाता है। और दुनिया के अंदर आपको ऐसे आदमी तो मिल जाएंगे जिसके पास में ना सोना हो ना चांदी हो, लेकिन कोई भी औरत आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसके पास में खाली सोना हो। उसके पास कुछ ना कुछ कैश तो होता ही है। तो अब यहाँ पर सोने का निसाब नहीं देखा जाएगा, तो किसका निसाब देखा जाएगा? अब चांदी का निसाब देखा जाएगा। चांदी का निसाब क्या है? चांदी का निसाब है 52.5 तोला चांदी, यानी कि 612 ग्राम चांदी, जिसकी कीमत आज के हिसाब से यानी कि रमज़ान मार्च में 2026 का इंडिया रुपीस के हिसाब से होती है 1,65,000 रुपये। रेट देखो रोज़ाना ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको रोज़ाना रेट इंटरनेट पर चेक करके हिसाब लगाना पड़ेगा। आप सर्च करोगे इंटरनेट के ऊपर 1 ग्राम चांदी की कीमत क्या है,
और उसी को मल्टीप्लाई कर दोगे 612 से, तो जो कीमत आपकी आएगी वो आपका निसाब होगा चांदी का। वैसे ही कैश में कितना पैसा होना चाहिए, कैश में भी देखा जाएगा कि 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर आपके पास में कैश है, तो आप साहिब निसाब हो, यानी कि आप शरीयत के नज़र के अंदर मालदार हो। वैसे ही तिजारत यानी कि बिज़नेस का माल, आपके बिज़नेस के अंदर, आपकी दुकान के अंदर इतना माल है जो कि 52.5 तोला चांदी यानी कि 612 ग्राम चांदी की कीमत तक के पहुंच जाता है, उसके वैल्यू तक के पहुंच जाता है, तो आप शरीयत के नज़र के अंदर मालदार हो, आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पे आपकी एक छोटी सी दुकान है लेकिन उसके अंदर सामान बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, यानी कि आपके पास में 2 आईफ़ोन रखे हुए हैं बेचने के लिए। अब 2 आईफ़ोन की कीमत हो जाती है 1-1 लाख का, पकड़ोगे तो 2 लाख का आईफ़ोन ही हो जाता है। तो ये बेचने के लिए आपने आईफ़ोन लिया है, तो आप साहिब निसाब है। तो अक्सर उलमा का इसके ऊपर इत्तेफाक है कि चांदी का निसाब ही देखा जाता है, चांदी में भी, कैश में भी और तिजारत के माल के अंदर भी। सोने का निसाब आज नहीं देखा जाता, क्योंकि सोने के निसाब में गरीबों का नुकसान होता है। और दूसरे नंबर पे सोने का निसाब उस वक्त देखा जाता है जबकि सोने के साथ में कोई भी कैश आपके पास में ना हो, चांदी ना हो, तो ऐसा कोई भी शख्स नहीं है, इसी वजह से सोने का निसाब साइड पे हट जाता है। आज के दौर में 1 तोले सोने की कीमत भी पहुंच जाती है 52.5 तोला चांदी के बराबर। तो 1 तोला सोना भी अगर किसी के पास में हो, साथ में कैश हो, तो वो मालदार कहलाएगा। ज़रूरी नहीं कि उसके पास में 7.5 तोला होना ही चाहिए। तो ये तो हो गई निसाब की बात में, यानी कि आपके पास में इतना कैश है जिसकी वैल्यू हो जाती है 612 ग्राम चांदी के बराबर, तो आप मालदार हो गए। आज के दिन आप मालदार हो गए, आपके पास इतना पैसा आज आ गया, आप मालदार हो गए शरीयत की नज़र के अंदर। या फिर तिजारत का माल आपने भर लिया दुकान के अंदर, कितना, 612 ग्राम चांदी की कीमत के जितना आपने माल भर लिया, तो आप शरीयत के नज़र के अंदर मालदार हो गए। वैसे ही आपके पास में चांदी रखी हुई है उतनी, 52.5 तोला या फिर 612 ग्राम चांदी रखी हुई है, तो आप शरीयत के नज़र के अंदर आज मालदार हो गए। लेकिन आज आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं हुई। मालदार तो आप आज हो गए, लेकिन आपके पर ज़कात फ़र्ज़ होगी 1 साल के बाद में। ये माल अगर आपके पास में अगले साल तक के सेम डेट के अंदर उतना ही रहा या फिर उससे ज़्यादा हो गया, तो आपको ज़कात निकालनी है। बीच में माल ऊपर आया नीचे गया उससे कोई लेना देना नहीं, बीच में माल ज़्यादा हुआ कम हुआ उससे कोई लेना देना नहीं। आप आज की तारीख में, यानी कि समझो एग्जांपल के तौर पे 1 जनवरी को आपके पास में इतना माल आ गया जिसे शरीयत मालदार कहती है, और अगली 1 जनवरी को उससे ज़्यादा माल रहा या उतना ही माल रहा, तो आप शरीयत के हिसाब से मालदार रहे पूरे साल में। अब आपके पास जितना भी माल हो उसको तमाम को कैलकुलेट करके 2.5% ज़कात निकालनी है। तो इससे अभी तक के हमें क्लियर हो गया कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है, कितने माल होने पर फ़र्ज़ होती है, और कितने टाइम के बाद में फ़र्ज़ होती है। और अगर आज आपके पास में इतना पैसा आया जिसे शरीयत मालदार कहती है, यानी कि 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर, वैल्यू के बराबर आज पैसा आया, कल ख़त्म हो गया, तो आप मालदार नहीं, और साल के आखिर तक के आपके पास में दोबारा इतना पैसा आया ही नहीं, तो आप गरीब कहलाओगे, आप मालदार नहीं कहलाओगे। साल गुजर गया उसके बावजूद आपके पास में इतना पैसा नहीं आया जो उस दिन आया था। तो यहाँ तक कि आपने जान लिया कि ज़कात फ़र्ज़ होती है मालदार के ऊपर, और उस माल के ऊपर 1 साल गुजरना ज़रूरी है। अब यहाँ से आपके सवालात को डिस्कस करेंगे। बाज़ों ने पूछा कि सैलरी के ऊपर ज़कात आती है या नहीं आती है। देखो, अगर सैलरी आपकी 1 लाख हो या 2 लाख हो या 50 लाख हो, आप महीने की सैलरी लेते हो और महीने में ख़त्म हो जाती है, आपके पास में कुछ भी सेविंग नहीं होती, यानी कि पूरा साल गुजर जाता है आपके पास में कुछ भी सेविंग नहीं, तो आपके ऊपर ज़कात नहीं आएगी। ज़कात आती है सेविंग माल के ऊपर, जो आपने पैसा रखा है, चांदी रखा है, सोना रखा है, या फिर तिजारत का माल आपके पास रखा हुआ है, उसके ऊपर, सेविंग के ऊपर आती है ज़कात। ये माल आपका आ रहा है और ये खर्च हो जा रहा है, आपके पास में कुछ भी नहीं बच रहा, तो इसके ऊपर ज़कात नहीं आती। दूसरा सवाल कि अगर हमने पैसे इमरजेंसी के तौर पे जमा करके रखे हुए हैं, उसके ऊपर भी ज़कात आएगी। ज़कात आएगी, पैसे आपने चाहे किसी भी नीयत से जमा करके रखे हुए, उसके ऊपर 1 साल गुजर गया, उसके ऊपर ज़कात आएगी। चाहे आपने इमरजेंसी के लिए रखा हो, इलाज के लिए रखा हो, या किसी की शादी कराने के लिए रखा हो, या फिर आगे चल के घर खरीदने के लिए रखा हो, आपके पास में पैसे है, ज़कात देनी पड़ेगी। अब सवाल, क्या उधार के ऊपर भी ज़कात देनी पड़ेगी? अगर आपने किसी को उधार दिया है तो वो पैसे आपके हैं, आपको मिलने की उम्मीद है, तो उसके ऊपर भी ज़कात आएगी। हाँ, आपके पास ऑप्शन है कि जब पैसे आ जाए तब दे देवे, या फिर उसके अभी से ज़कात निकाल ले। कोई मालदार तो है लेकिन उसके ऊपर कर्ज भी है, तो क्या उसके ऊपर ज़कात आएगी? तो हर कर्ज माफ़ नहीं होता। आज बड़ी बड़ी कंपनी, बल्कि बड़े बड़े मुल्क भी कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं, तो क्या उनके ऊपर ज़कात नहीं आएगी?
जैसे कि एक कंपनी बड़ी कंपनी से उधार लेती है, बैंक से उधार लेती है, लोन लेती है अपनी कंपनी को चलाने के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं कि उस कंपनी के ऊपर ज़कात नहीं आएगी। ऐसा लोन जिसको आपने अपने घर चलाने के लिए लिया हो, तो उस लोन के ऊपर आप उसको माइनस कर सकते हैं कि इतना लोन के बाद भी अगर आपके पास में इतने पैसे बच रहे हैं कि आप मालदार कहलाते हो शरीयत के नज़र के अंदर, तो ज़कात आएगी, और अगर नहीं बचते हैं तो फिर आप गरीब कहलाओगे। वैसे ही तिजारत के माल के ऊपर ज़कात आती है। जो आपने बिज़नेस के लिए ख़रीदा हो, जो आपने बेचने के लिए ख़रीदा हो, जो आपने इन्वेंटरी रखने के लिए ख़रीदा हो, उसके ऊपर ज़कात आती है। अब चाहे वो कोई भी माल हो, चाहे आपका रियल एस्टेट का बिज़नेस हो, आपने 2 फ्लैट लेके रखे बेचने के लिए, तो जितनी फ्लैट की कीमत होगी उसके ऊपर ज़कात आएगी। आपका गाड़ियों का बिज़नेस है, आपने गाड़ी बेचने के लिए ली है, तो जितनी गाड़ी होगी उसका कैलकुलेशन करके उसके ऊपर ज़कात आएगी। या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस है, आपका फ़ोन का बिज़नेस है, तो एक एक फ़ोन आते हैं 50,000 1 लाख के फ़ोन आते हैं, तो जितने भी फ़ोन आपकी दुकान पे है बेचने के लिए, उसके ऊपर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। जो इस्तेमाल की चीज़ें होती है उसके ऊपर ज़कात नहीं आती। जैसे आपका खुद का घर है जिसके अंदर आप रहते हो, उसके ऊपर ज़कात नहीं आती। वैसे ही आपकी दुकान खुद की है या फिर भाड़े की दुकान है, तो उस दुकान के ऊपर ज़कात नहीं आएगी। दुकान के अंदर जितना माल होगा बेचने के लिए, उसके ऊपर ज़कात आएगी। गाड़ी आपकी खुद की है यूज़ करने के लिए, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं आती। फ़ोन आपका 1 लाख का है यूज़ करने का, उसके ऊपर ज़कात नहीं आती। ये माइक मेरा खुद का है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके ऊपर ज़कात नहीं आएगी। हाँ, अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस होगा और ये माइक मैंने बेचने के लिए लिया होगा, तो फिर उसके ऊपर ज़कात आएगी। तो हमने कैश के बारे में बात की और तिजारत के सामान के बारे में बात की। अब आते हैं चांदी और सोने के ऊपर। चांदी और सोना ऐसी चीज़ है कि रखे रखे उसका दाम, उसकी कीमत बढ़ जाती है। और हमने चांदी का निसाब जाना कि जिसके पास में 52.5 तोला चांदी यानी कि 612 ग्राम चांदी हो, तो वो मालदार कहलाता है, उसके ऊपर ज़कात आती है। अब किसी के पास में चांदी कम है, यानी कि 52.5 तोला की जगह में 20 तोला चांदी है, तो क्या उसके ऊपर ज़कात आएगी? तो उसके साथ में देखा जाएगा कि कैश है, तिजारत का माल है, तीनों चीज़ों को मिलाया जाएगा। 20 तोला चांदी, कैश और तिजारत के माल को मिलाने के बाद में 52.5 तोला चांदी की कीमत को, वैल्यू को पहुंच जाता है, तो उसके ऊपर ज़कात आएगी। ज़रूरी नहीं कि चांदी उतनी ही होनी चाहिए, आपके पास में टोटल अमाउंट इतना होना चाहिए जो 52.5 तोला चांदी को पहुंच जाता हो। और सोने के बारे में भी बताया कि अगर 1 तोला सोने की कीमत भी आपकी पहुंच जाती है 52.5 तोला चांदी को, तो 1 तोला होना भी काफ़ी है। 1 तोला सोने के ऊपर भी आपकी ज़कात आ जाएगी। अब रहा मसला कि बहुत सारी औरतों के पास में सोना रखा हुआ होता है, उन्हें मिला होता है मायके से, ससुराल में मिला हुआ होता है, तो उसके ऊपर ज़कात देने का क्या मसला है? अब उनके पास में होता है 2 तोला, 3 तोला, 7 तोला, 10 तोला होता है औरतों के पास में सोना। अब वो कमाती नहीं है, और शौहर भी इतना कमाता है कि रोज़ाना का उसका खर्चा, महीने का खर्चा निकल जाता है, उसके पास सेविंग वगैरह नहीं रहती। मतलब कि शौहर साहिब माल नहीं है, निसाब का मालिक नहीं है, उसके ऊपर ज़कात नहीं आती। हाँ, लेकिन औरत के पास सोना होने की वजह से उसके ऊपर ज़कात आती है। शरीयत कहती है कि इसको ज़कात निकालनी पड़ेगी। लेकिन अब ज़कात निकाले कैसे? ना उसके पास में कैश है इतना कि वो ज़कात निकाले। अगर शौहर मालदार है, उसकी तरफ से निकालता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं निकालता है तो ये औरत की ज़िम्मेदारी है, बीवी की ज़िम्मेदारी है। उसके पास सोना है तो ये उसकी ज़िम्मेदारी है, कुछ सोने को बेचकर उसकी ज़कात निकाले। दूसरा एक सवाल लोगों का ये है, क्या एक ही बार ज़कात निकालनी है या फिर हर साल निकालनी है? मतलब कि हमने देखा कि हमारे पास निसाब जितना चांदी हो जाता है, निसाब जितना सोना हो जाता है, तो हमने 1 साल में उसकी ज़कात निकाल दी। अब क्या हर साल निकालना पड़ेगा? जी हाँ, हर साल निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास में वो सोना चांदी हमेशा रहता है, कम नहीं होता, तो आपको हर साल ज़कात निकालनी पड़ेगी। अभी किसी ने कमेंट किया कि 10 लाख की हमारी सेविंग है, अगर हम हर साल ज़कात निकालेंगे 25,000 के हिसाब से, तो ऐसे तो हमारे चंद सालों के अंदर पैसे ख़त्म हो जाएंगे। शरीयत का निज़ाम जो है पैसे जमा करना नहीं है, बल्कि पैसे को इन्वेस्ट करना है, पैसे को खर्च करना है, बिज़नेस करना है। सेविंग शरीयत का मिजाज नहीं है। अगर आपने सेव करके रखा है, मतलब कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो फिर उसके अंदर गरीब का हक बनता है। दुनिया के अगर बिजनेस के हिसाब से भी देखा जाए तो पैसा एक टूल है, पैसे से पैसा बनता है। औरतों की ज्वेलरी का मसला तो ऐसा है कि जब उनकी शादी होती है, उनके पास में सोना आता है, वो जब से ही साहिब निसाब हो जाती है, यानी कि मालदार हो जाती है, और ये सोना उनके पास में ज़िंदगी भर रहता है, तो हर साल उनको सोने की ज़कात निकालना ज़रूरी है। उसका बेहतरीन तरीका यह है कि जो आपको सोना मिला उसको इन्वेस्ट करो, या फिर कुछ हिस्सा बेच के आप उसको इन्वेस्ट करो, ताकि उससे जो कीमत आती रहे, इस सोने की ज़कात निकलती रहे। और दूसरा इजी तरीका ये है कि उनको मालूम है कि ये सोना हमारे पास में रहने वाला है और साल के आखिर तक के रहने वाला है, तो हम मालदार ही होंगे।
तो ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा साल इंतज़ार करना है। जैसे कि 10 लाख का सोना है तो 25,000 ज़कात आपके ऊपर आती है। तो 25,000 देने के लिए आपको पूरा साल इंतज़ार नहीं करना है, आप महीने के अंदर डिवाइड कर कर के दे सकते हैं। इससे आपके लिए भी ईज़ी रहेगा और लेने वाले जो मुस्तहिक होते हैं उनको भी ज़रूरत होती है पूरे साल में, तो उनके लिए भी ईज़ी होगा। अब ज़कात निकालने का टाइम क्या है? ज़कात निकालने का टाइम रमज़ान नहीं है। रमज़ान में हम अक्सर ज़कात निकालते हैं और लेने वाले भी रमज़ान के अंदर उम्मीद लगा के बैठे हुए होते हैं। हालाँकि रमज़ान ज़कात का महीना नहीं है, रमज़ान रोज़ों का महीना है, इबादत का महीना है। लेकिन इसके अंदर सवाब कमाने के लिए लोग निकालते हैं। क्योंकि अब देखो पूरी उम्मत रमज़ान के अंदर तो मालदार नहीं होगी। किसी के पास में पैसा कभी जनवरी में आ गया, किसी के पास में दिसंबर में आ गया, किसी के पास में रजब में आ गया, रबीउल अव्वल में आ गया। तो जब से आप मालदार हो गए वहाँ से आप उसके डेट को नोट कर लो। और फिर अगले साल रबीउल अव्वल या फिर रजब, शाबान, जब भी आपका साल पूरा हो तो उस साल के हिसाब से आप ज़कात दो। अब जैसे आपके पास में सोना रखा हुआ है, आपको मालूम है कि ये हमेशा मेरे पास में रहेगा ही और मैं साहिब निसाब हमेशा रहूँगा। तो आपको मालूम है इतनी ज़कात मेरी सोने के ऊपर निकलती ही है, तो आप बीच में भी दे सकते हैं, डिवाइड करके दे सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा 25,000 एक साथ निकालना अगर मुश्किल हो जाए, तो 5-5 हज़ार हर महीने आप निकाल के उसे दे सकते हैं। और लोगों की ये गलतफ़हमी है कि जितना निसाब है यानी कि 52.5 तोला चांदी की जितनी कीमत है उसी के ऊपर ज़कात आएगी, उससे ज़्यादा जितना भी माल होगा उसके ऊपर ज़कात नहीं। नहीं, ये तो आपका एक लिमिट है, एक क्राइटेरिया है कि यहाँ पर आप मालदार हो जाते हो। अब इसके ऊपर जितना भी माल हो आपके पास में, 1 बिलियन हो, 1 ट्रिलियन हो, तमाम का हिसाब लगा के आपको ज़कात देनी है। जो 52.5 तोला बताया जाता है वो एक स्टार्टिंग लेवल है कि इतने पैसे वाले मालदार कहलाते हैं। उसके ऊपर अब जितना भी माल आपके पास में हो सबकी ज़कात आपको देनी पड़ेगी। और सिर्फ एक साल नहीं, हर साल देनी पड़ेगी। हाँ, अगले साल आपके पास में थोड़ा पैसा कम हो गया लेकिन निसाब से ज़्यादा है, तो जितना माल होगा उसके हिसाब से ज़कात देनी होगी। कम माल होगा तो कम ज़कात आएगी, ज़्यादा माल होगा तो ज़्यादा ज़कात आएगी। अब ज़कात देनी किसे है? हमें जिसे ज़कात देना है उसके अंदर हमें 5 चीज़ें देखनी पड़ेगी। सबसे पहले कि उसके पास में इतनी चांदी ना हो जो निसाब को पहुंच जाती हो, यानी कि 52.5 तोला चांदी। और उसके पास में सोना भी ना हो, यानी कि 1-2 तोला या फिर 7.5 तोला तक के जो होता है वो भी इसके पास में ना हो। और कैश भी इतना ना हो जो चांदी की कीमत तक के पहुंच जाता हो, या तिजारत का माल भी इतना ना हो जो चांदी 52.5 तोला की कीमत को पहुंच जाता हो। ये तमाम चीज़ इससे कम हो। और एक 5वें नंबर की चीज़ देखी जाएगी कि उसके पास में ज़रूरत का जो माल हो। ज़रूरत का जो माल होता है जैसे कि फ़ोन हो गया, गाड़ी हो गई, वो ऐसी ज़रूरत का माल हो जो निसाब तक के पहुंच जाता हो। अब उसके पास में पैसे तो नहीं है सेविंग के, लेकिन उसकी लाइफ अच्छी है, उसके पास में अच्छा फ़ोन है, उसके पास में अच्छी गाड़ी है, तो ऐसा शख्स ज़कात लेने का मुस्तहिक नहीं है। ज़कात उसके ऊपर नहीं आएगी कि ज़कात उसको देना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन वो ज़कात लेने का भी मुस्तहिक नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि किसी की सैलरी 1 करोड़ हो और 1 करोड़ हर महीने खर्च हो जाते हैं, मतलब कि वो अच्छा खासा कमाने वाला है लेकिन सेविंग नहीं होती। तो ये मालदार तो है, तो ज़कात इसके ऊपर देना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन लेना भी इसके लिए जायज़ नहीं है। किसी ने सवाल किया क्या मदरसे के अंदर ज़कात दे सकते हैं? मदरसे के अंदर ज़कात के पैसे नहीं चलते। बहुत सारे मदरसे वाले आते हैं ज़कात लेने के लिए, लेकिन मदरसे के अंदर ज़कात के पैसे नहीं चलते। आप किसी भी मुफ्ती से जाके पूछ सकते हैं। मदरसे के अंदर आप लिल्ला पैसे दे सकते हैं। ज़कात के अंदर शर्त यह है कि लेने वाले को मालिक बनाए। आप जिसको ज़कात दे रहे हैं उस पैसे का उसको मालिक बनाए। और ये मदरसे के अंदर नहीं होता। मदरसे के अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चों के हाथ में नहीं जाते डायरेक्ट पैसे। अगर मैं आपको दिल की बात बोलूँ, हकीकत बात बोलूँ कि ज़कात के पैसे मदरसे में जाने की वजह से एक मुस्तहिक का हक मारा जाता है। आप देखना कि एक मदरसा होगा, उसके बाद में एक गरीब इंसान होगा। मदरसा 10 साल के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, बड़ी बड़ी इमारतें बन जाएगी, लेकिन वो गरीब इंसान का घर वैसे के वैसे ही होगा। वो 10 साल तक के वो ज़कात लेने का मुस्तहिक ही रहेगा। अगर सही ज़कात डायरेक्ट मुस्तहिक पर जाती तो आज ये गरीब खड़ा हो जाता और मालदार बन जाता। मदरसे के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मदरसे के अंदर आपको दो, मदरसे के अंदर फ़ीस सिस्टम होना चाहिए कि फ़ीस के ज़रिए से बच्चों को पढ़ाए, और मदरसे के अंदर आपको देना है तो लिल्ला दीजिए। अब ज़कात में सबसे पहले किसको दी जाए? ज़कात में अगर आपके जो रिश्तेदार है, जो गरीब है, आपके भाई बहन है, अगर वो गरीब है, मुस्तहिक है, तो उन्हें ज़कात देनी अफजल है। ज़कात दी नहीं जाती अपने अब्बा को, अम्मी को, ऊपर जितने भी है उन्हें ज़कात नहीं दी जाती। वैसे ही नीचे औलादों को ज़कात नहीं दी जाती। हाँ, साइड पे दी जाती है बहन को, भाई को, तो उन्हें आप ज़कात दे सकते हैं। ज़कात देते हुए हमें ख़ास तौर से औरतों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि उनके पास में हमेशा सोना रहता ही है। सोना होने की वजह से वो खुद साहिब माल होते हैं, उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, तो उन्हें ज़कात हम नहीं दे सकते। तो हमेशा गौर करना चाहिए। अगर आपको उनके घर में देना है तो अगर शौहर मुस्तहिक है तो शौहर को दीजिए।
उस औरत को ना दीजिए क्योंकि उनके पास में सोना मौजूद होता है। बहुत सारी अलग-अलग जगह हमारे पैसे डिपॉज़िट के तौर पे उनके पास में रखे हुए होते हैं। जैसे कि इस कंट्री के अंदर अगर हमें भाड़े पर घर लेना है तो 1 महीने का डिपॉज़िट उनके पास में रखना पड़ता है। चाहे आप 5 साल भाड़े पे रहो, 1 महीने का डिपॉज़िट उनके पास में होता है। अब भाड़ा यहाँ पर होता है $500, $700, तो $700 आपके हमेशा रखे हुए होते हैं। बैंक में अगर आपको बिज़नेस अकाउंट खोलना होता है तो मिनिमम $500 आपको जमा कराना होता है, उसमें से आप निकाल नहीं सकते। तो ये 700, 500, ये 1200 तो यही हो गए। और अगर दूसरा अकाउंट आपने खोल दिया तो वहाँ पर भी 500, तो मतलब कि आपके 1500 $1600 अगर किसी जगह पर डिपॉजिट भी रखे हुए हैं तो आप साहिब माल हो जाते हैं, क्योंकि आज 52.5 तोला चांदी की कीमत है $1600। तो $1600 आपके अगर किसी जगह पर डिपॉजिट है और वो साल भर ऐसे ही रखे हुए हैं सामने वाले के पास में, वो तो आपको वापस मिल ही जाएंगे, भले 5 साल के बाद मिले, 10 साल के बाद मिले, लेकिन वो आपके पैसे सेफ रखे हुए हैं, सेविंग में है। इसकी वजह से आप साहिब माल हो जाते हैं और आपके ऊपर ज़कात निकालना फ़र्ज़ हो जाता है। हमने देखा कि जो लोग बिज़नेस करते हैं वो अपने पैसों को बराबर हिसाब करके उसकी ज़कात निकालते हैं, क्योंकि बिज़नेस के अंदर आइडिया होता है बिल करने का, इनवॉइस करने का, और सीए के पास में हिसाब किताब से वो बता देता है कि इस महीने आपका इतना टैक्स आया, तो उसके हिसाब से वो लोग अपना टैक्स भरते हैं। वैसे ही उनको आदत हो जाती है, तो इस्लाम के अंदर भी वो लोग बराबर हिसाब किताब की अपनी ज़कात निकालते हैं। ज़्यादा टैक्स भरा मतलब कि ज़्यादा इनकम हुई, इसी वजह से ज़्यादा टैक्स भरा। वैसे ही आपके पास में ज़्यादा सेविंग है तो आपके पास में ज़्यादा ज़कात आएगी, और ज़्यादा ज़कात आने की वजह से आप इसे बोझ ना समझे, बल्कि आप खुश हो कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना माल दिया और मैं इतनी ज़कात निकाल के अपने माल को प्यूरिफाई कर रहा हूँ, अपने माल को पाक कर रहा हूँ और गरीबों की मदद कर रहा हूँ, अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। और देखो, ये ज़कात का हिसाब निकालना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ज़कात को सही जगह पर पहुँचाना ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। ऐसे नहीं कि कोई भी आ गया आपने उसे ज़कात दे दी। तहकीक करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है, तहकीक के बगैर ज़कात देना सही नहीं है। आपकी ज़कात सही जगह पे जानी चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे महीने का जीएसटी भरने की जगह आपने दूसरी जगह की तरफ पैसे भर दिए, तो गवर्नमेंट तो ये नहीं कहेगी कि तुमने दूसरी जगह भर दिए चलो कुछ नहीं। वो तो कहेगी कि जहाँ भरने थे वो तुमने नहीं भरा, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको दोबारा भरना पड़ेगा। जब आपके पास में 2 लाख होते हैं तो 5000 ज़कात आती है, तब आपको भारी नहीं पड़ता। लेकिन जब आपके पास में 20 लाख होते हैं, उसके 50,000 ज़कात आती है, तब आपको इतने ज़्यादा पैसे दिखाई देते हैं कि इतने सारे पैसे हम ज़कात में दे दें। तो ये शैतान आता है बहकाने के लिए। ये अल्लाह ताला का एक फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, तो हमें इसे अदा करना है और इसकी ज़िम्मेदारी बराबर ईमानदारी के साथ में निभाना है। दुनिया की तारीख उठा के देख लीजिए, जिसने भी खर्च किया वो कभी भी गरीब नहीं हुआ, बल्कि उसके उल्टा अगर जिसने ज़्यादा पैसे उड़ा दिए अय्याशी के अंदर खुद के ऊपर, वो जल्दी गरीब हो जाता है। लेकिन जिसने दूसरों की मदद की, दूसरों के ऊपर खर्च किया, अपने फ़र्ज़ को अदा किया, वो गरीब नहीं होता। तो होप आपको इस वीडियो के अंदर ज़कात का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हालांकि बहुत सारे लोगों के इंडिविजुअल सवाल होंगे ही, ज़रूर होंगे। हर एक का जवाब देना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। जो बेसिक चीज़ थी जिसके ज़रिए से आप खुद इसका कैलकुलेशन करके अपने ज़कात निकाल सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर बता दी। और ये वीडियो हर एक के साथ में आप शेयर करिए, ताकि हर एक इससे फ़ायदा उठाए और अपने फ़र्ज़ को अदा करने वाला बने, और अपने माल को सही मुस्तहिक तक के पहुँचाने वाला अल्लाह ताला हमें बनाए और अपनी ज़कात अदा करने वाला बनाए।